कल्याण वेदच्या 6व्या आवर्तनामध्ये दुसऱ्या सत्रासाठी तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत. जोरदार टाळ्या. हो, छान. आता आपल्याला भेटायला ज्या पाहुण्या आलेल्या आहेत त्या थेट दिल्लीहून आलेल्या आहेत आणि त्या आपल्याला एका खूप वेगळ्या करिअरची माहिती, त्यांच्या स्वतःच्या करिअरची, ज्याचं नाव आहे म्युझिओलॉजी. म्युझियम्स म्हणजे वस्तू संग्रहालय जी असतात त्या वस्तू संग्रहालयांचं शास्त्र यावरती PhD करणाऱ्या या आपल्या स्कॉलर आहेत, संशोधक आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्या भारतातली एक अत्यंत लोकप्रिय वास्तू राष्ट्रपती भवन, या राष्ट्रपती भवनाच्या त्या स्कॉलर गाईड आहेत. म्हणजे नेमकं त्या काय करतात हे सगळं आपण समजून घेणार आहोत. आपण त्यांचं स्वागत करूया. रोजी गुप्ता. आइए, वेद के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है. आइए. आपने देखा होगा कि हम लोग ये वेद के मंच पर एक गाने से आपका स्वागत करते हैं. तो आपके लिए हमने एक हिंदी गाना चुना है. तो पहला गाना मराठी में था लेकिन ये गाना हिंदी में है और हमारा बहुत सुरीला क्वायर है कल्याण सिटी का. तो अब जो गाना आ रहा है वो आपके सामने है पेज नंबर 15. पेज नंबर 15 पर ये गाना है. मन की धुन में मगन रहो तो सुख दुख से क्या लेना देना, घनी रात या नया सवेरा, आसमान को बस है छूना. तो ये गाना आपके सामने पेश करते हो जिससे रोजी जी का हम स्वागत करेंगे. क्वायर तैयार है? राइट. 1 2 3 4. दुख से क्या लेना देना, मन की धुन में मगन रहो तो सुख दुख से क्या लेना देना, घनी रात या नया सवेरा, घनी रात या नया सवेरा, आसमान को बस है छूना, आसमान को बस है छूना, आसमान को बस है छूना. अपनी धुन में मगन ही रहना, मन की धुन में मगन ही रहना, अपनी धुन में मगन ही रहना. लड़केगा ये कभी कभी दिल, राह बनेगी मुश्किल मुश्किल, लड़केगा ये कभी कभी दिल, राह बनेगी मुश्किल मुश्किल, खुदा से ज्यादा खुद पे भरोसा, खुदा से ज्यादा खुद पे भरोसा, हर कठिनाई आना जाना, हर कठिनाई आना जाना, हर कठिनाई आना जाना. ओ अपनी धुन में मगन ही रहना, मन की धुन में मगन ही रहना, अपनी धुन में मगन ही रहना. कदम कदम है नन्ही मंजिल, साथ नहीं है कोई बुज़दिल, कदम कदम है नन्ही मंजिल, साथ नहीं है कोई बुज़दिल, मन में ज्योति जाग उठी तो, मन में ज्योति जाग उठी तो, भूल गए हम रोना धोना, भूल गए हम रोना धोना, भूल गए हम रोना धोना. ओ अपनी धुन में मगन ही रहना, मन की धुन में मगन ही रहना, अपनी धुन में मगन ही रहना. ढले न पल भर लक्ष्य से नजर, मायूसी से रहे बेखबर, ढले न पल भर लक्ष्य से नजर, मायूसी से रहे बेखबर, हंसते हंसते मान
मन की धुन में मगन रहो तो सुख दुख से क्या लेना देना। घनी रात या नया सवेरा, घनी रात या नया सवेरा, आसमान को बस है छूना, आसमान को बस है छूना, आसमान को बस है छूना। ओ अपनी धुन में, मन की धुन में, अपनी धुन में मगन ही रहना, मगन ही रहना, मगन ही रहना अपनी धुन में। आहा, क्या बात है, बहुत अच्छे। प्रसादजी, ह्यांचा आपण परिचय त्यांचा करून घेऊया, मग परत हिंदीमध्ये गप्पा मारूया. हा, त्यांचा परिचय करून देतोय. सौ रोजी गुप्ता मूळच्या दिल्ली येथील आहेत. BSc केमिस्ट्रीपर्यंत त्यांचं शिक्षण झाल्यानंतर त्यांनी मास्टर्स जे आहे म्हणजे MSc हे म्युझिओलॉजी या विषयात पूर्ण केलं. त्याच्यानंतर BEdचं शिक्षणसुद्धा त्यांनी पूर्ण केलं. सध्या त्या राष्ट्रपती भवन जे आहे आपलं दिल्ली इथलं, तर त्या राष्ट्रपती भवनावरती त्या PhD करतायत, तिकडच्या स्कॉलर स्टुडंट आहेत. त्याचप्रमाणे अनेक दिग्गज जे येत असतात राष्ट्रपती भवनामध्ये, त्यांना राष्ट्रपती भवन दाखवण्याचं सुद्धा ते काम करतात. याच्यामध्ये सुंदर पिचाई असतील, रतन टाटा असतील, अगदी आपले विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी आहेत, नासाची टीम जी आपल्या इथे येते कधी कधी त्यांना आहे, त्याच्यानंतर IAS IPS ऑफिसर्स त्यांचं जे ट्रेनिंग होतं त्याच्यामध्ये एक दिवस हा त्यांना राष्ट्रपती भवन दाखवण्यासाठी असतो. तर त्यांनासुद्धा रोजीजी गाईड करतात. जेव्हा एखादे नवीन पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपती यांची नियुक्ती होते त्यावेळेला त्यांनासुद्धा राष्ट्रपती भवन कसं आहे हे दाखवण्याचं काम रोजीजी करतात. त्याचप्रमाणे कोशिश ही एक NGO आहे, त्या NGOशी सुद्धा त्या संलग्न आहेत. त्यांचे काही आर्किटेक्चर या विषयावरती म्हणजे राष्ट्रपती भवनाचं आर्किटेक्चर या विषयावरती काही पेपर्ससुद्धा प्रसिद्ध आहेत. आणि एस्पेशली त्यांचा जो सब्जेक्ट आहे म्युझिओलॉजी, या म्युझिओलॉजी विषयावरती त्यांनी अनेक सेमिनार्ससुद्धा घेतलेली आहेत. तर अशा रोजीजी आपल्या या दुसऱ्या सत्राला लाभलेल्या आहेत. त्यांचं या ठिकाणी परत एकदा हार्दिक स्वागत. माइक ले लीजिए. हाँ है, हाँ. ये जो म्यूजियोलॉजी सब्जेक्ट है, ये शब्द ही हम में से बहुत सारे लोगों ने पहली बार सुना होगा. ये बड़ी रोचक कहानी हो सकती है कि आप BSc केमिस्ट्री के बाद म्यूजियोलॉजी में कैसे चली गई. तो पहले BSc केमिस्ट्री तक की बात करते हैं कि तब तक आपके मन में कोई डायरेक्शन थी, क्या करना था, क्या कैसे करना था. देखिए, मेरी लाइफ जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है. और मैं अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताऊं तो बहुत इंटरेस्टिंग रही है. एक हाउसवाइफ कैसे राष्ट्रपति भवन तक पहुंची, और बच्चे आए हुए हैं, उनके पेरेंट्स भी आए होंगे, उनकी मदर्स भी होंगी, तो मेरी कहानी एक इंस्पिरेशन रहेगी उनके लिए. मैं अपनी स्कूल लाइफ से ही रीडिंग बहुत करती थी, और बच्चों को मैं इसके लिए कहूँगी भी. आजकल ज़माना इंटरनेट का है, आप सर्च करते हैं गूगल पे, हर चीज़ आपके आगे आ जाती है. बट मुझ में जो शुरू से रुचि रही है वो किताबें पढ़ने की रही है, और शायद इसीलिए मैं आज तक कामयाब हूँ और यहाँ तक पहुँची हूँ, और अभी भी पढ़ रही हूँ, और हाईएस्ट डिग्री PhD के लिए अब मैं काम कर रही हूँ, और मेरी यही प्रेरणा रही है, मेरी किताबें. अच्छा, तो पहले जैसे आपने कहा एक हाउसवाइफ और एक संशोधक बनी आप, लेकिन पहले थोड़ी बचपन से शुरुआत करते हैं. आपको किताबें अच्छी लगती थी, आपने साइंस में करियर की. जी, वो कैसे हुआ. असल में हमारा जो परिवार था एक मध्यवर्गीय परिवार था. दोनों माता पिता गवर्नमेंट जॉब में थे. माँ टीचर थी और पिताजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल में थे, और हम 3 बहनें ही थी. मैं सबसे बड़ी थी, और हमारे माता पिता ने बेटियों को बेटों की तरह उनका पालन पोषण किया, और उच्च शिक्षा के लिए हमेशा हमारे प्रयासरत रहे. और वहाँ का एक बहुत ही रिप्यूटेड स्कूल है दिल्ली, ग्रीनफील्ड्स पब्लिक स्कूल,
वहीं से मैंने एजुकेशन लिया, अपना 12th तक किया साइंस साइड से, और स्कूल लाइफ में भी मैं बहुत एक्टिव थी। कहते हैं ना, जो आपको शिक्षा आपके बचपन में मिलती है वो आपकी जिंदगी काम आती है। बिल्कुल। और आज जो मैं आपके मंच पे हूँ, जिस तरह से मैं राष्ट्रपति भवन में डिग्निटरीज के आगे बोलती हूँ, वो कॉन्फिडेंस मुझे मेरी स्कूल लाइफ से मिला। बिल्कुल। आपने साइंस में ग्रेजुएशन किया। जी, जी। ये म्यूजियोलॉजी आपके जिंदगी में आई कैसे? देखिए, मेरी शादी हो गई थी बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स करते ही, और उसके बाद जिस परिवार में मैं आई और एक बेटी और एक बेटे की माँ बनी, बच्चों का पालन पोषण किया, लेकिन कभी भी मेरा पढ़ने से नाता नहीं छूटा। अच्छा। शायद एक हाउसवाइफ होते हुए भी मेरी जनरल नॉलेज एक स्टूडेंट से ज़्यादा थी। Okay. मैं हमेशा अवेयर रहती थी, टीवी में न्यूज़ देखना और एक अखबार पढ़ना। मैं बच्चों से कहूँगी, अगर उन्हें अपनी वोकैबुलरी, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव करने हैं तो वो अखबार पढ़ें। हमारे पिताजी ने हमेशा बचपन से ही हमें यही कहा, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़िए और जो हेडलाइंस हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, आप उनको सेलेक्ट कीजिए और डिक्शनरी में उनका मीनिंग ढूंढिए। बिल्कुल। और इस वजह से इंग्लिश इम्प्रूव हुई और जनरल नॉलेज इम्प्रूव हुई। देखिए, आज कोई सा भी एग्ज़ाम ले लीजिए, आप आईएएस की परीक्षा से लेके नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, चाहे वो टीचर्स का मस्ट हो गया है सीटेट, जनरल नॉलेज का पेपर ज़रूर होता है और मस्ट होता है। और आपको अवेयर रहना चाहिए समाज में, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, और अखबार से बढ़ के इसका कोई माध्यम नहीं है। हाँ। टीवी में तो आप न्यूज़ देखते ही हैं, बट जो आप हाथ में लेकर पन्ने पलटते हैं वो आपके मस्तिष्क में हमेशा के लिए चिन्हित रह जाता है। नहीं तो बात ये आती है, आप जी हाउसवाइफ थी जी। और उससे फिर ये म्यूजियोलॉजी ये कैसे हो गया, शुरू कैसे हो गया? देखिए, मेरे हस्बैंड जिस परिवार में मैं रही हूँ, हम सोशल एक्टिविटीज़ में हमेशा से ही रहे हैं। हमारे यहाँ एक लाइब्रेरी है, मैं पुरानी दिल्ली में बहू बनकर आई, और पुरानी दिल्ली दिल्ली का सबसे पुराना इलाका है जिसे शाहजहानाबाद कहते हैं। तो उनके परिवार की भी एक हिस्ट्री रही है। उनके ग्रेट ग्रैंडफादर हिंदू कॉलेज के फाउंडर थे और इंडिया का पहला बैंक भी उन्होंने शुरू किया था। अच्छा। और गुड़वाले कहलाते थे, और कभी किसी समय में बहादुर शाह जफर को म्यूटिनी में 1857 के गदर में भी इनके एक वंशज ने मदद की थी। Okay. तो सोशल एक्टिविटीज़ में हम लोग हमेशा पार्टिसिपेट करते थे, और हमारे एरिया में हम लोग एक लाइब्रेरी चलाते हैं कोशिश करके, एक संस्था भी है हमारी, और हम वहाँ के जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं उनको मोटिवेट करते थे। बच्चों का एक प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम जैसे आप कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को हम उनकी प्रतिभा को आगे आने का अवसर देते थे, और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर और कई अवसरों पर हम लोग प्रोग्राम्स करते थे जिसमें बच्चे अपने स्किल्स दिखाते थे, पार्टिसिपेट करते थे। और बच्चों की वर्कशॉप के लिए मैं नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट गई थी। अच्छा। नेशनल म्यूजियम है, इंडिया का पायनियर म्यूजियम है, और जनपद इंडिया गेट के पास दिल्ली में स्थित है। तो बच्चों की आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप के लिए मैं वहाँ गई थी। Okay. हमेशा से मेरे अंदर कुछ आगे बढ़ने की थी। तो बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स करने के बाद तो विवाह हो गया, लेकिन फिर प्ले स्कूल चलाया, सामाजिक गतिविधियों में रही, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लेती थी, बच्चों को खुद पढ़ाती थी, तो पढ़ाई से कभी नाता छूटा नहीं। बिल्कुल। 11th-12th की इंग्लिश भी मैं ही पढ़ाती थी। और तो हमेशा से विद्या जो है ना, कभी मेरी निरंतर बहती रही, उसमें कभी विराम नहीं लगा। बिल्कुल। और यही प्रेरणा मुझे नेशनल म्यूजियम जब मैं आई, जब मुझे पता चला यहाँ एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट, अच्छा। जो मास्टर्स इन म्यूजियोलॉजी, मैंने भी ये शब्द पहली दफा सुना था। अच्छा। म्यूजियोलॉजी एंड कंजर्वेशन, मास्टर्स इन आर्ट हिस्ट्री और मास्टर्स इन कंजर्वेशन, ये 3 कोर्सेज चलाता है, और लिमिटेड सीट्स होती हैं, 15-15 सीट्स होती हैं, एज की कोई बात नहीं होती। अच्छा। तो मैं उसका प्रोस्पेक्टस लेके आई और मैंने अपने हस्बैंड से कहा क्या मैं कर लूं। हमेशा से मास्टर्स करने की ललक थी, बट रेगुलर करना चाहती थी। कॉरेस्पॉन्डेंस डिग्रीज में वो मजा नहीं आता, आप रेगुलर कोर्सेज करते हैं उसकी बात ही कुछ और होती है। हाँ। तो उन्होंने कहा हाँ आप कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ। अच्छा, केमिस्ट्री ऑनर्स में कंजर्वेशन का काफी रहता है, तो उन्होंने कहा आप म्यूजियोलॉजी एंड कंजर्वेशन कीजिए। बिल्कुल। तो उसमें चयन प्रक्रिया ये थी कि आपका बकायदा एक रिटन टेस्ट हुआ, और मेरे साथ सारे यंगस्टर्स थे। अच्छा। लाइक आई वाज द ओल्डर वन, और एक और थी महिला, और वो थी, और हम लोग ये सोच रहे थे कि पता नहीं हमें लेंगे या नहीं लेंगे। और रिटन टेस्ट में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए, और उसके बाद जब इंटरव्यू हुआ तो उसमें भी मैडम ने पूछा कि आप कर लेंगी क्या। तो मैंने कहा हाँ, आप मुझे मौका दीजिए, कि ये रेगुलर कोर्स है, आपको डेली आना पड़ेगा। मैंने कहा आई विल डू इट, आप मुझे मौका तो दीजिए। तो उन्होंने लाइक आई वाज सो सरप्राइज कि मेरा नाम आ गया।
उन 15 स्टूडेंट्स में से एक रोजी गुप्ता भी थी। तो ये मेरे लिए बहुत अचरज की बात थी। हाँ। तो फिर आपने वो कोर्स करना शुरू किया। और म्यूजियोलॉजी में जो सिखाते हैं कि म्यूजियम की रचना कैसी होती है या कंजर्वेशन कैसे करते हैं। देखिए बहुत कुछ है। म्यूजियोलॉजी इज अ कंप्लीट साइंस अबाउट म्यूजियम्स, और इसमें म्यूजियम कलेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, म्यूजियम आर्किटेक्चर, म्यूजियम मार्केटिंग, आपको आर्ट हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपको तीनों विधाएं पढ़ाते हैं। कंजर्वेशन भी पढ़ाते हैं जिसमें संरक्षण, जो हमारी एंटिक्विटीज हैं, जो पुराने ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका संरक्षण कैसे करते हैं, स्टोरेज एंड प्रिवेंटिव कंजर्वेशन, उनको किस तरह से स्टोर किया जाता है, एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी किस तरह से मेंटेन करनी चाहिए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए जब आप म्यूजियम में ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं, और डिजास्टर मैनेजमेंट का भी पूरा रहता है। फिर पब्लिकेशन का, लाइक ईच एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड जो भी म्यूजियम से रिलेटेड है। और म्यूजियम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और डॉक्यूमेंटेशन का काम भी करता है, कलेक्शन का काम भी करता है, और एजुकेशन का भी काम करता है, और एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन म्यूजियम देता है। और मैं बच्चों से कहूंगी कि मुंबई में और आपके महाराष्ट्र में तो बहुत अच्छे संग्रहालय हैं, बहुत अच्छा कलेक्शन है, आपको म्यूजियम्स जरूर जाना चाहिए। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू सिनेमा हॉल्स या आप मॉल्स में जाते हैं, गो टू म्यूजियम्स। एटलीस्ट पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों को म्यूजियम्स में लेके जाइए। ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन का एक ऐसा तरीका है, आप एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसकी सदियों पुरानी कहानी आपके दिमाग में चिन्हित हो जाती है जब आप अपनी आंखों से उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। और अब तो हमने डमी मॉडल्स भी क्रिएट किए हैं। लाइक अगर आप नेशनल म्यूजियम जैसे म्यूजियम में जाएं तो आप ऑब्जेक्ट को छू सकते हैं। टेक्टाइल ऑब्जेक्ट्स हैव बीन क्रिएटेड। डांसिंग गर्ल है नेशनल म्यूजियम की, 5000 साल पुरानी हड़प्पन सभ्यता की एक मूर्ति है। हार्डली इट इज ऑफ 4 इंचेस, इवन लेस देन दैट, पर वो पूरी हड़प्पन सभ्यता का प्रतीक है। और वो मूर्ति कहीं भी नहीं है दुनिया में जो हमारे पास है नेशनल म्यूजियम में। हड़प्पा कालीन सभ्यता, 5000 साल पुरानी सभ्यता, उसके हजारों ऑब्जेक्ट हैं। और आपका मुगल कालीन है, आपका आर्म्स एंड आर्मर है, आपका टेक्सटाइल गैलरी है। तो आप म्यूजियम में जाते हैं तो आपको एक साथ इतनी चीजों को आप देखते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को आप देखते हैं, और आप पुराने काल में चले जाते हैं। बिल्कुल और अब तो इन सीटू प्रिजर्वेशन भी हो रहा है। जैसे पुराना किला में एक्सकेवेशन हुआ तो वहां पर इन सीटू म्यूजियम भी है। इन सीटू मींस उन ऑब्जेक्ट्स को उन्हीं सराउंडिंग्स में रखते हैं। यानी हमें देखकर और आप जिस पैशन के साथ हमें बता रही है उससे ये पता चलता ही है कि मॉल में जाना और म्यूजियम में जाना, मॉल में जाना एक टाइम पास है, लेकिन म्यूजियम में अगर आप जाते हैं तो आपका एजुटेनमेंट हो सकता है, एंटरटेनमेंट भी होगा और एजुकेशन भी होगा। अब राष्ट्रपति भवन कैसे आ गया जिंदगी में? देखिए मास्टर्स इन म्यूजियोलॉजी किया जिसमें बहुत एक्सपोजर मिला। निजाम ज्वेल्स, इसमें मुझे गाइडिंग करने का मौका मिला, और ये निजाम ज्वेल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब एक्वायर कर ली है, और वर्ल्ड की सबसे कीमती ज्वेलरी का कलेक्शन है भारत सरकार के पास, जो कभी निजाम की हुआ करती थी। और 2007 में जब मैंने एडमिशन लिया तो हमें मौका मिला बीइंग अ स्टूडेंट निजाम ज्वेलरी को में गाइडिंग करने का। हमें बकायदा उन ज्वेल्स के बारे में दिखाया गया। सोचिए इतने कीमती, जैकब डायमंड इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस डायमंड, और वो मेरे सामने रहता था। इतने कीमती ऑब्जेक्ट्स, लाइक उसका पूरा ट्रेनिंग दिया गया, आपको विजिटर्स को कैसे बताना है, क्या करना है। हम लोगों के एक्सकर्शन टूर्स भी होते थे, हमें कई जगह लेके जाते थे। तो एज अ स्टूडेंट हम राष्ट्रपति भवन भी गए थे। अच्छा जी, तब मुझे क्या पता था कि मेरा भाग्य यही लिखा है। और मैं अपने हस्बैंड को आकर बोली, आपको पता है राष्ट्रपति भवन देख सकते हैं और हम अपने बच्चों को दिखाएंगे। लाइक एज अ नॉर्मल सिटीजन मुझे था कि राष्ट्रपति भवन तो आप देख ही नहीं सकते, बट तब बहुत दिक्कतें थी। लाइक आपको एक लेटर किसी एमपी के थ्रू करना पड़ता था। हमारी तो एचओडी हमें एक संस्था के थ्रू ले गई थी, तो हमें इजीली वहाँ पर वेलकम हुआ। लेकिन ये मैं बाद में बताऊंगी किस तरह से आप लोग भी राष्ट्रपति भवन आ सकते हैं। और प्रॉपर विजिटर मैनेजमेंट सेल है जिसमें मैं काम करती हूँ, और प्रसाद जी तो आए हुए हैं वहाँ, जिस तरह से हमने इनको दिखाया था। तो मुझे कभी ये यकीन नहीं था कि मैं इस जगह पहुंचूंगी। अच्छा। और एज अ स्टूडेंट वी वेंट, और तब मुझे सपने में भी रात को मुझे लग रहा था कि मैं राष्ट्रपति भवन में घूम रही हूँ। लाइक उस जगह का ऐसा अट्रैक्शन है, शायद प्रसाद जी ने भी देखा होगा, तो आप भूल नहीं सकते उस जगह को। लाइक इट रिमेन्स इन योर माइंड, और आपको बहुत गर्व होता है कि आप ऐसी जगह से जुड़े हुए हैं। और मेरा भाग्य यही था। लाइक आई नेवर न्यू। ये जो राष्ट्रपति भवन का हिस्सा हम देख रहे हैं, ये क्या हम देख रहे हैं, जरा बताइए ना। देखिए ये
राष्ट्रपति भवन नहीं है, ये नॉर्थ ब्लॉक। नॉर्थ ब्लॉक है, अच्छा। ये भी देखिए, ये न्यू दिल्ली का एक हिस्सा थोड़ा है। माइक। ये न्यू दिल्ली का एक हिस्सा है और न्यू दिल्ली लुटियन जोन कहलाती है और जिसमें राष्ट्रपति भवन स्थित है। और ये नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक वन ऑफ द सेक्रेटरीट ब्लॉक्स है, उसकी तस्वीर आप लोग देख रहे हैं इस समय। और ये एडविन लैंसियर लुटियन ने बनाया था और इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखिए, राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का रेजिडेंस और ऑफिस दोनों ही है, लेकिन किसी समय में ये अंग्रेजों की इंपीरियल कैपिटल न्यू दिल्ली का एक छोटा सा हिस्सा था और इसे उन्होंने अपनी सत्ता का महिमा मंडन करने के लिए बनवाया था। इतना शानो शौकत भरा शहर, और उसमें वायसराय हाउस जो पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर था, जिसमें उनके वायसरायज रहा करते थे। लेकिन पैराडॉक्स देखिए कि वो इस विशाल इमारत में, इस आलीशान इमारत में सिर्फ 17 वर्ष तक रहे। 1913 में निर्माण शुरू हुआ, 1931 में ये पूरा हुआ और वायसरायज में रहा करते थे। और देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो गवर्नमेंट हाउस इसे कहते थे। देखिए, बहुत कम लोग जानते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, राजा जी, लॉर्ड माउंटबेटन, इंटरेस्टिंगली ही वाज द लास्ट वायसराय जो यहाँ रहे और उसके बाद उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नर जनरल भारत का बनाया गया। ठीक 15 अगस्त 1947 के दिन उन्हें अर्ली मॉर्निंग ही, तड़के ही शपथ दिलवाई गई कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नर जनरल बनेंगे। कश्मीर का मसला था, बहुत से मसले थे। उसके बाद नेहरू जी को उन्होंने शपथ दिलवाई और वो यहाँ रहे 21 जून 1948 तक। उसके बाद राजगोपालाचार्य जी को गवर्नर जनरल बनाया गया। सो ही वाज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन जो गवर्नमेंट हाउस में रहे गवर्नर जनरल की हैसियत से। संविधान पर काम चल रहा था, संविधान समिति बन चुकी थी, तब तक राजगोपालाचार्य इस इमारत में रहे। बच्चों को बताना चाहूंगी कि उस समय के लीडर्स कितने सिंपल हुआ करते थे। जब राजगोपालाचार्य जी को वायसरायज का विंग रहने के लिए दिया गया, उन्होंने कहा मैं नहीं रह सकता इतने शानो शौकत भरे कमरों में। ही वॉज अ मैन ऑफ सिंपल गांधीयन प्रिंसिपल्स। उन्होंने कहा मुझे सादगी भरे रूम्स आप दीजिए और उन्हें फिर वायसराय कार्ड इन वेटिंग का विंग रहने के लिए दिया गया, जो कि बहुत सिंपल है। इसके बाद जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति बने, उन्होंने भी वही ट्रेडिशन को अपनाया, तो वायसराय का विंग गेस्ट विंग बन गया और जिसमें राजगोपालाचार्य जी रहते थे। अभी तक वो फैमिली विंग है जहां हमारे राष्ट्रपति जी रहते हैं। क्या बात है, विच इज वेरी सिंपल एज कंपेयर टू द गेस्ट विंग। ओके, यानी हर एक चीज के पीछे परंपरा कितनी रहती है ना, ये बहुत अचरज की चीज है। तो जैसे आपने कहा 31 साल में राष्ट्रपति भवन इसका नहीं 17 वर्ष में बना सर। 17 वर्ष लगे, 1913 से 1931 10 फरवरी। और इसमें 4 वायसराय रहे। लॉर्ड अर्विन, देखिए बच्चों को बताना चाहूंगी, इतिहास बिखरा हुआ है राष्ट्रपति भवन में। भारत और पाकिस्तान के विभाजन का फैसला यहाँ हुआ 2 जून 1947। राष्ट्रपति भवन में एक कमरा है, वायसराय की स्टडी थी, जहां लॉर्ड माउंटबेटन ने मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग से और नेहरू जी को बुलाया। जेबी कृपलानी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और मुस्लिम लीग से अब्दुल रब नस्तार और 1-2 और नेता थे और जिन्ना बैठे थे। एक छोटी गोल मेज के इर्द गिर्द नेहरू जी को ट्रांसफर ऑफ पावर की फाइल लॉर्ड माउंटबेटन ने थमा ली। और जब देखिए हालात कुछ ऐसे थे, नेहरू जी कुछ कर ही नहीं सकते थे, उन्हें ये फैसला मानना पड़ा और भारत और पाकिस्तान के विभाजन का फैसला 2 जून 1947 को वायसराय हाउस के एक छोटी से कमरे की गोल मेज पर हो चुका था। जी, ये जो सामने हम देख रहे हैं वो क्या है? ये अशोक हॉल है और ये एक रत्नों की पेटी की तरह लगता है। बहुत ही खूबसूरत है ये। और ये स्टेट बॉलरूम की तरह यूज होता था। यहाँ बॉलरूम डांसेस होते थे। अच्छा। और आप यहाँ अगर खड़े होंगे तो आप स्तब्ध रह जाएंगे, ये इतना खूबसूरत है। अच्छा। इसकी ऊपर जो सीलिंग पर जो तस्वीरें हैं, ये सब फ्रेस्कोज हैं जो एक इटालियन पेंटर टोमासो कोलोनीलो ने की थी। और बीच की एक पेंटिंग है जो कैनवस पेंटिंग है। और मुझे मौका मिला था इटालियन पीएम को, इटली का कोई राष्ट्रपति कई दशकों में इंडिया आया था 2017 30 अक्टूबर, और उन्होंने खास इच्छा जाहिर की कि वो राष्ट्रपति भवन का अशोका हॉल देखना चाहते हैं क्योंकि इसका एक इटालियन कनेक्शन था। टोमासो कोलोनीलो एक इटालियन पेंटर था जिसने उस समय के वायसराय की वाइफ लेडी विलिंगटन के कहने पर ये चित्रकारी 12 इंडियन पेंटर्स की मदद से अशोक हॉल में की थी। तो वो इसीलिए लाइक ही वाज वेरी इंटरेस्टेड।
और मुझे उन्हें बताने का मौका मिला और उनको सिर्फ 5 मिनट मुझे बोला था कि ज़्यादा समय नहीं होता डिग्निटरीज के पास, बट ही गॉट सो मच इंटरेस्टेड कि उन्होंने बाकी सारे हॉल्स भी देखे। ये जो बात है आप जी। जब बताती है ना जी। कि इतिहास का एक एक पन्ना पन्ना जाग उठता है, ये क्या जी। है? ये है दरबार हॉल। देखिए ये एक ऐसी जगह है, आप कह सकते हैं भारत का इतिहास यहाँ रचा गया। यहाँ जो मेन स्टेज देख रहे हैं, यहीं से नेहरू जी ने शपथ ली थी 15 अगस्त 1947। वक्त था ठीक सुबह के 8:30 बजे और नेहरू जी को लॉर्ड माउंटबेटन ने शपथ दिलवाई थी। उस मोमेंट को कहा गया था ट्रांसफर ऑफ पावर। यहीं से संविधान लागू हुआ, भारत एक गणतंत्र घोषित किया गया। 26 जनवरी 1950 हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का शपथ ग्रहण भी यहाँ हुआ। देखिए अब बच्चों की जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ, अब राष्ट्रपति जी का शपथ ग्रहण दरबार हॉल में नहीं होता, उनका शपथ ग्रहण सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में होता है और भारत के चीफ जस्टिस ही उन्हें शपथ दिलवाते हैं। ओके। लेकिन पहले राष्ट्रपति जी का शपथ ग्रहण दरबार हॉल में यहाँ हुआ। हुआ था। आगे और मैं बताना चाहूंगी अब अवार्ड सेरेमनीज होती हैं, बच्चों आप टीवी पे देखते होंगे। दरबार हॉल में ही सभी अवार्ड सेरेमनीज होती हैं, पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये सभी अवार्ड सेरेमनीज दरबार हॉल में ही होती हैं। दरबार हॉल में जी होती है। जी। अभी अमिताभ बच्चन जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार बच्चों आप सबने देखा होगा, वो अशोक हॉल में हुआ था। ओके जी। अच्छा, इसके आगे का जो फोटोग्राफ है जी। जिसमें आप हाँ हाँ, ये प्रिंस एडवर्ड है और ये राष्ट्रपति भवन की कहानी मेरी बहुत इंटरेस्टिंग है। और 2010 में जब मैंने म्यूजोलॉजी कर लिया था, डिसर्टेशन पर मेरा काम चल रहा था, तो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे और द ओनली वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो महाराष्ट्र से ही है, महाराष्ट्र का गौरव, मैडम प्रतिभा पाटिल, उस समय में मेरा राष्ट्रपति भवन में सिलेक्शन हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। राष्ट्रपति भवन में कोई प्रॉपर गाइडिंग का सिस्टम नहीं था, डिग्निटरीज आते थे लेकिन वहाँ के हाउस होल्ड अटेंडेंट्स ही उन्हें आधी अधूरी जानकारी, या एडीसीज, राष्ट्रपति जी के पीछे जो आपने मिलिट्री यूनिफॉर्म में व्यक्ति देखे हैं वो उन्हें एक देख रहे एडीसीज थे, कहते पीछे हैं। देख रहे यस, थे, हाँ। तो यही लोग बताते थे, बट देयर वाज नो प्रॉपर स्कॉलर जो एक्सप्लेन कर पाए डिग्निटरीज को। अच्छा। तो तब ये सोचा गया कि हम स्टूडेंट्स को बुलाते हैं जिन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग लिया हुआ है इसका। तो म्यूजोलॉजी मेरी बहुत हेल्पफुल रही, वहीं से मुझे राष्ट्रपति भवन में आने का मौका तो दिया। आपका क्या इंटरव्यू हुआ राष्ट्रपति बिल्कुल भवन? बिल्कुल इंटरव्यू हुआ। हाँ। और जो उस समय डायरेक्टर थे किदवई सर, उन्होंने हम में से अराउंड 10 लोगों को चुना था और ये विद इन 15 डेज जैसे ही मैं आई थी मुझे मौका दिया गया था। प्रिंस एडवर्ड क्लोजिंग सेरेमनी के लिए आए थे तो मुझे मौका दिया गया था उनको राष्ट्रपति भवन दिखाने का। एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बहुत ही हम्बल हैं। वहाँ माली काम कर रहे थे मुगल गार्डन में, उन्होंने हर एक की नमस्ते का हाथ जोड़कर जवाब दिया और फिर उनके साथ चाय पीने का मौका मिला और मैंने प्रिंस एडवर्ड को एक कहानी सुनाई कि आपके जो किंग थे, किंग जॉर्ज V, जब वो दिल्ली दरबार में आए थे तो वो हमारे महल में आए थे। मेरे हस्बैंड के ग्रेट ग्रैंडफादर उनकी बग्गी में सवार होकर जॉर्ज V और क्वीन मैरी हमारे महल पे चाय पीने आए थे। और आज देखिए, वर्ड इज सो स्मॉल, उन्होंने बोला प्रिंस एडवर्ड ने कि आज आप मेरे साथ चाय पी रहे हैं। क्या बात है। अच्छा, और कोई हाँ ये उनके सब साथ प्रिंस ही देख एडवर्ड रहे के साथ ही हैं। उन्होंने मेरे बारे में पूछा, आप क्या कर रहे हैं, फैमिली के बारे में पूछा, लाइक कितना, मतलब ये मैडम प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा जी। देखिए, जब मैडम ने, वैसे तो वो राष्ट्रपति रही हैं और पूरा राष्ट्रपति भवन, लाइक शी वाज द प्रेसिडेंट, बट एक ऑफिशियल टूर उनका राष्ट्रपति जब वो थी तो वो मैंने ही लिया था। यानी राष्ट्रपति का ऑफिशियल टूर। जी जी। अच्छा। तो आप देख रहे हैं, उन्हीं ये को जादव उनका जी घर हैं, दिखा। मैडम के पीएस थे पीछे। ये अमरावती के कलेक्टर हुआ करते थे और ये भी महाराष्ट्र से हैं। और ये देवी सिंह शेखावत। वो पीछे एक पेंटिंग दिख रही है, वो क्या है? देखिए, ये पेंटिंग, कई पेंटिंग्स हैं। देखिए, हमारे पास एक असीमित खजाना है पेंटिंग्स का। अच्छा। और ये पेंटिंग मुझे क्लियर नजर नहीं आ रही क्योंकि बहुत सी तस्वीरें हैं और बहुत सारी पेंटिंग्स जी, भी है जी, जी, राष्ट्रपति जी। भवन में। देखिए, हमारे पास लाइक मैं कहूँगी कि वायसराय के समय की पेंटिंग्स हैं, एमिनेंट पेंटर्स की पेंटिंग्स हैं और कई ऐसी पेंटिंग्स हैं जो कहीं होंगी ही नहीं। अच्छा। आई लाइक टू मेंशन, एक अंकल नेफ्यू टीम है थॉमस एंड विलियम डैनियल्स की, जिन्होंने 200 वर्ष पहले भारत में 250 से ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स को डॉक्यूमेंट किया।
उन दिनों कैमरा टेक्निक इतनी विकसित नहीं होती थी, तो एक्वाटिन टेक्निक थी जिससे कि मॉन्यूमेंट्स की आउटलाइन आ जाती थी और फिर उसमें रंग भरा करते थे, और लिथोग्राफ्स। अच्छा। तो वो उन्होंने, हमारे पास बहुत कलेक्शन है डैनियल्स की, उन मॉन्यूमेंट्स की, एक्वाटिन्स का और लिथोग्राफ्स का। ये जी, ग्रुप फोटो है। हाँ, ये हमारा राष्ट्रपति जी के साथ एक हो रहता है कि जब वो प्रणब मुखर्जी हाँ हाँ, ये लास्ट प्रेसिडेंसी में है। हाँ। और ये फोरकोट है राष्ट्रपति भवन का, जहाँ सभी सेरेमनीज होती हैं, गार्ड ऑफ ऑनर सेरेमनी होती है। यहाँ पर ही अभी 26 जनवरी की परेड जब निकलेगी तो राष्ट्रपति जी का कैवलकेड, उनका काफिला यहीं से चलता है। आप बच्चे देखते होंगे कि किस तरह राष्ट्रपति जी की कार, उनका कैवलकेड उनके अंगरक्षकों के साथ यहाँ पर इकट्ठा होता है। ये स्मृति ईरानी जब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर थी, उनके साथ। और ये मोदी जी और मैंने मोदी जी को भी राष्ट्रपति भवन दिखाया हुआ है बच्चों, तो मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है। तो उन्होंने पूरे रुचि के साथ देखा राष्ट्रपति भवन। बिल्कुल। मोदी जी आप भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर जानते हैं, बट मैं 1 घंटा जैसे उनके साथ रही, मुझे दोबारा भी मौका मिला था, और वो बहुत ध्यान से सुनते हैं आपकी बात को और बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं। और मुझे कहा गया था आपको हिंदी में बोलना है, क्योंकि मोदी जी हिंदी में सुनना पसंद करेंगे, और एक एक चीज़ पर गौर करते हैं। हालांकि उन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा, वो आपको बोलने का मौका देते हैं, ये नहीं कि बीच में इंटरप्ट करते हैं। तो एज अ व्यक्ति विशेष मैं उनसे बहुत प्रभावित हुई कि भारत का प्रधानमंत्री होने के बावजूद वो कितने ध्यान से सुनते हैं और आपको पूरा मौका देते हैं बताने का। और जैसे मैं बता रही हूँ, ये बैंक्वेट्स के बारे में बता रही हूँ मैं उनको, तो आप देखिए कितने ध्यान से वो सुन रहे हैं मुझे, और बहुत कीन ऑब्जर्वर हैं, एक एक चीज को वो ऑब्जर्व करते हैं। और बाद में उनके अधिकारी बताते हैं कि ये कमी रह गई है, लेकिन लकीली मुझे बाद में पीएमओ के लोगों ने बोला कि मोदी जी आपसे बहुत प्रभावित हुए। ओके जी, वेरी गुड। एक बात जो है, जैसे आप ये वीआईपीज को ये करते हैं, वैसे ही हम देख रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स है ना, अभी स्टूडेंट्स का एक ये आ गया था, जी, 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 आईएएस आईपीएस। जी, 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 हाँ, इनमें क्या विशेषता रहती है जब इनके टूर्स आप देखिए, आईएएस आईपीएस जो भी सर्विसेज होती हैं, जितनी भी सिविल सर्विसेज होती हैं, ये इनके कैरिकुलम का एक पार्ट होता है कि इन द एंड इनको दिल्ली लाया जाता है और राष्ट्रपति जी से इनका मिलना होता है। तो आप देखिए, बचपन की बात बताती हूँ, मेरे फादर मुझे आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनाना चाहते थे, और लेकिन मेरी शादी हो गई जल्दी। तो आज देखिए कि सारे आईएएस आईपीएस मेरे पीछे घूमते हैं और मैं आगे उनको लीड करती हूँ। तो इनका कैरिकुलम का एक हिस्सा होता है, और हमें मौका दिया जाता है, मुझे मौका दिया जाता है इनको लीड करने का, इनको राष्ट्रपति भवन दिखाने का। और हम उनसे पूछते हैं कि आप कैसे बने आईएएस आईपीएस। आप जैसे ही बच्चे होते हैं, बहुत छोटे, 21-22 साल के, 23 साल के, लेकिन शायद उनकी लगन ही उन्हें इस पद तक लाती है। बहुत मेहनत करते हैं वो लोग। जैसे वीआईपीज है, जैसे ये लोग है, एक सामान्य दर्शक है, जी। आप वही चीज अलग अलग लोगों को जब दिखाती है, तो आपकी स्टाइल में फर्क होता है? ऐसा मैं तो नहीं करती, प्रसाद जी को पता है, ये मेरे साथ टूर ले चुके हैं। विजिटर्स हमेशा क्लैप करके जाते हैं मेरे लिए, हर टूर में मेरा एक कनेक्शन हो जाता है और मैं उन्हें वही ट्रीटमेंट देती हूँ। हाँ, समय का अभाव रहता है, जैसे आप डिग्निटरीज के साथ रहते हैं तो आपको सीमित समय में कुछ खास बातें ही बतानी होती हैं, बट जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो वो स्तब्ध रह जाते हैं और वो पूरा सुनते हैं। ये पद्मश्री हैं राव साहिब, और ये एट होम पार्टी की है। ये राव साहिब, आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, और इन्हें लास्ट ईयर पद्मश्री मिला था, और सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ने मुझे बोला था कि आप मेरे बिहाफ पे इनके साथ लंच कीजिए। और ये चाय वाले हैं उड़ीसा के कटक में, और ये बच्चों को अब एक स्कूल चला रहे हैं, एक इनकी छोटी सी जगह है और वो भी अनऑथराइज्ड है, और किस तरह उनको खाना खिलाते हैं, खुद अपनी चाय बेच के जो पैसा मिलता है इनको, बच्चों को खाना खिलाते हैं। और मोदी जी जब उड़ीसा गए थे रैली में, तब इनसे मिले थे, इनके बारे में सुना था। और फिर इनको जमीन से जुड़े हुए व्यक्तियों को देखिए, पहले की बात मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाती, लेकिन अब जब से बीजेपी सरकार आई है, आप ऐसे लोगों को जिनके पैरों में चप्पलें नहीं होती और वो राष्ट्रपति भवन में आते हैं, आदिवासी लोग, ऐसे मतलब लोग कि जो कभी अपने गांव से उठकर आए नहीं, उनको उनके सोशल वर्क के लिए मोदी सरकार सम्मानित करती है। और ये है, ये ग्रुप, ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल,
उनके ये सारे मेंबर्स हैं जो कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, इनके केसेस होते हैं कंपनीज के। तो ये सब NCLT में लड़े जाते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो ये सब उसके मेंबर्स हैं। और ये जस्टिस हैं, जस्टिस प्रदीप भट्ट, इस समय ये इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के चेयरमैन हैं। अच्छा। और ये मैं बच्चों को बताना चाहूंगी, ये मोदी जी का परिवार है, एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ मोदी जी। और मेरे साथ उनके भाई खड़े हैं, पंकज मोदी। और बहुत ही सिंपल फैमिली है। अभी कोई 6 महीने पहले की ये तस्वीर है। और उन्होंने मुझे आते ही बोला, हालांकि पंकज जी को मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, पर अब की सभी फैमिली मेंबर्स आए थे और बहुत ही सिंपल, आप देख सकते हैं इनको। उन्होंने कहा हमें कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, हम एक नॉर्मल विजिटर की तरह ही देखेंगे। आप रोजी जी किसी को बताइएगा मत कि मैं मोदी जी का भाई हूँ। और बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ उन्होंने बड़े आराम से, जैसे एक नॉर्मल विजिटर को हम दिखाते हैं वैसे ही उन्होंने देखा। तो आप देख सकते हैं, मतलब मोदी जी वाकई में लाइक उनकी जो फैमिली जो आप पढ़ते हैं या सुनते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। ये उनके परिवार के जन हैं। हाँ, हाँ, 50 लोगों का ग्रुप था। और ये हमारा म्यूजियम है, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय। इसमें बच्चों के साथ मेरा इंटरेक्शन आप देख सकते हैं। मैं एक स्पेशल एजुकेटर भी हूँ, B.Ed किया हुआ है मैंने स्पेशल एजुकेशन में। तो बच्चों के साथ हमेशा से रुचि रहती है। ये राम कथा हुई थी अभी हाल ही में, कोई 4 महीने पहले। तो मुरारी बापू जी आए थे, तो मुझे रात को ही बुलाया गया था जब उनकी कथा खत्म हुई कि वो देखना चाहते हैं। अच्छा। तो ये मुरारी बापू जी के साथ है जो राम कथा कहते हैं। और ये बच्चों गूगल CEO सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई। और बच्चों इनके बारे में बताना चाहूँगी, ये बहुत ही सिंपल व्यक्ति हैं। और मुझे मौका दिया गया था कि आप एक टेक्नोलॉजी के ऊपर कॉन्फ्रेंस हुई थी 2015 में कि गूगल CEO आ रहे हैं और रोजी आपको इनको दिखाना है, बट टाइम की कमी है। तो 10 मिनट में आपको इनको पूरा राष्ट्रपति भवन दिखाना है। और वो पूरी गूगल टीम थी, सुंदर पिचाई थे, और हाथ में उनके कागज़ था और वो चलते चलते वो बार बार पॉइंट्स देख रहे थे। तो उनके साथ जो उनके असिस्टेंट थे उन्होंने कहा कि इनको राष्ट्रपति जी के सामने स्पीच देनी है, प्लीज़ डोंट माइंड, ही इज़ जस्ट ब्रशिंग अप हिज पॉइंट्स, कि इनको क्या बोलना है। तो वो जैसे आप तैयारी करते हैं, बिल्कुल गूगल CEO भी उस तरह तैयारी कर रहे थे। और जब उनसे ये फोटोग्राफ ली तो मेरे पास उस समय गूगल नेक्सस हुआ करता था फ़ोन। तो जैसे ही मैंने फ़ोन निकाला, कैन आई हैव अ फोटो विद यू, मैंने गूगल नेक्सस निकाला। ओ गूगल नेक्सस, क्योंकि इन्होंने ही शुरुआत की थी उसकी। और लाइक ही वाज सो हैप्पी, और बड़े अच्छे से उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया और फोटोज़ खिंचवाई। ये हो गए। हाँ, ये तो हो गए। नहीं, मुझे आपको, आप सब ये बता रही है तो मेरे मन में ये बात आई कि राष्ट्रपति भवन में हमारे APJ अब्दुल कलाम भी थे। उनको भी आपने दिखाया था? नहीं, देखिए मैं कलाम जी के समय में नहीं आई थी, बट वहाँ के लोग आज भी अगर आप पूछे कि बेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे तो वो कलाम जी का नाम लेंगे। अच्छा। और हम मिलते रहते हैं ऐसे लोगों से। उनके ADC आए थे अभी, नीरज नाथ जी, जो 5 वर्षों तक कलाम जी के साथ रहे। इससे भी पहले मुझे पता है कि कलाम जी प्रेसिडेंट की तरह तो कहीं से भी बिहेव नहीं करते थे। ADCs को हमेशा ऑन मूव रहना पड़ता था कि कब प्रेसिडेंट बच्चों को देखें या किसी ग्रुप को देखें, और वो उतर के आ जाते थे अपने प्रेसिडेंट फैमिली विंग से और उन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देते थे, उनसे क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देते थे। हमारा एक स्टेट रूम है, येलो ड्राइंग रूम, ओकेजनली वहाँ बच्चों के साथ उनका संवाद होता था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती थी, क्योंकि राष्ट्रपति जी विजिटर हैं भारत के सभी हाई लर्निंग इंस्टीट्यूट्स के, NITs, IITs, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के। और बच्चों को मैं बताना चाहूँगी, अभी हाल ही में नवंबर के महीने में इनोवेटर्स कॉन्फ्रेंस हुई है राष्ट्रपति भवन में। नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब, बच्चों ने सुना होगा शायद, हर स्कूल में अब मस्ट कर दिया है नीति आयोग के तहत अटल टिंकरिंग लैब एस्टेब्लिश करना। सरकार इसमें पूरी मदद कर रही है और बच्चे अपने साइंस के प्रोजेक्ट्स जो बनाते थे उनको एक प्लेटफॉर्म दिया इन लोगों ने। और उन साइंस सब्जेक्ट्स प्रोजेक्ट्स का एक कंपटीशन होता है जो नीति आयोग करवाता है, उसमें से 8 प्रोजेक्ट्स को चुना गया और वो 32 बच्चे अपने मेंटर्स के साथ राष्ट्रपति जी के साथ बैठे थे इनोवेटर्स कॉन्फ्रेंस में। तो बच्चों, आप भी आ सकते हो। एक आपने हम सब लोगों में इतनी उत्सुकता जगाई है, तो अगर राष्ट्रपति भवन देखना है तो क्या करना चाहिए, जरा बताइए ना। देखिए बच्चों, आप सबको मैं आमंत्रण देती हूँ, आप राष्ट्रपति भवन आइए, अपने परिवारों के साथ आइए। और हमारा हालांकि एक सीमित रहता है, लेकिन फिर भी हम
4 दिन राष्ट्रपति भवन विजिटर्स को दिखाते हैं, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट पे जाइए, presidentofindia.nic.in, उसमें एक आइकन है विजिटर टूर्स का, आप उसको क्लिक कीजिए। और बहुत सिंपल प्रोसेस है, प्रसाद जी ने भी बुकिंग की थी, बहुत इजीली मिल जाता है। अगर स्लॉट अवेलेबल है तो आप बुकिंग करा सकते हैं। और अगर यहाँ ना मिले तो बच्चों आप म्यूजियम देखिए, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय, क्योंकि मेरा पीएचडी भी म्यूजियम के ऊपर है, विजिटर प्रोफाइलिंग एंड सेटिस्फेक्शन लेवल। वहाँ मैं आ रहा हूँ जी, तो बच्चों आप हमारा म्यूजियम देखिए, बहुत कम बच्चे जानते हैं उसके बारे में। सेंट्रल स्कूल्स के साथ तो हमारा सेक्रेटरी के साथ टाई अप है कि हर सेंट्रल स्कूल का बच्चा हमारा म्यूजियम जरूर देखे। कलाम जी का फोटोग्राफ आया जी, है। हाँ। तो देखिए कलाम जी बच्चों से खुद ही संवाद करना शुरू कर देते थे, प्रश्न पूछना। और मैं एक बहुत ही उनकी सादगी का और उनके वो किस तरह सोचते थे एक आम आदमी के लिए। राष्ट्रपति जी सर्दी की जैसे जनवरी एंड दिसंबर बहुत हार्श विंटर्स होती हैं, और राष्ट्रपति भवन का इलाका तो पूरा ग्रीन है, इसलिए वहाँ 1 या 2 डिग्री कम ही रहता है टेम्परेचर। तो उन्होंने देखा अपनी फैमिली विंग की खिड़की से कि मुगल गार्डन में एक पुलिस पर्सन की ड्यूटी लगी हुई है और वो कांप रहा है। तो कलाम जी वहाँ अपने नीचे उतर कर आए उसके पास, और उसने सैल्यूट किया जैसे प्रेसिडेंट को देखा, और वो कांप रहा था। तो उन्होंने उसी समय वो गए और अपने सेक्रेटरी को बुलाया, और उन्होंने प्रोटोटाइप तैयार किया एक सेंट्री पोस्ट का उसी रात को जाग के, और अगले दिन वो बनने के लिए दे दिया। एक सेंट्री पोस्ट जिसमें ऊपर एक कैनोपी भी हो, उसमें पानी की मयूर जग रखने की जगह भी हो, उसमें सर्दी के लिए हीटर्स और गर्मी के लिए फैंस। आज भी ये सेंट्री पोस्ट आप राष्ट्रपति भवन की जाइए, अब तो कूलर लग गए हैं। और मतलब हम अपने इतना वो सोचते थे, इतना मतलब उनको एक आम आदमी से कहीं से भी वो राष्ट्रपति नहीं थे, और उनके एडीसी और सच्चे राष्ट्रपति थे। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपकी पीएचडी का विषय क्या है? देखिए मेरी पीएचडी स्कूल ऑफ टूरिज्म इग्नू से है, और बहुत मुश्किल होता है पीएचडी में एडमिशन लेना। हालांकि जब मैंने मास्टर्स किया था तभी से मेरे मन में थी कि मैं पीएचडी करूं, और मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी से करना चाहती थी। और इग्नू ने बहुत टाइम बाद टूरिज्म में सीट्स निकाली थी, तो मुझे मेरे विषय की जो मेरा बहुत ही यूनिक विषय था, हालांकि मोर देन 400 जो थे स्कॉलर्स थे जो आए थे, और नेट निकला हुआ था। और मैं बच्चों को एक बात कहना चाहूँगी, कोई भी एग्ज़ाम हो, बच्चों अगर आप अपने रीडिंग स्किल्स को अभी से इम्प्रूव करते हैं, देखिए टाइम की बहुत महत्ता होती है। जब आप ये एग्ज़ाम देते हैं, देयर इज़ अ लिमिटेड टाइम, और मेरी रीडिंग बच्चों बहुत मैं जल्दी पढ़ लेती हूँ। आप इतनी देर में पूरा मतलब पन्ना पढ़ेंगे 2-3 मिनट में, मैं विद इन फ्यू सेकेंड्स अपनी आंखों से उस पन्ने को पढ़ लेती हूँ। और ये बचपन से ये आदत मेरी रही है, क्योंकि मैं बहुत पढ़ती थी, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, कहीं भी मुझे कुछ भी मिलता था तो मैं बस उसको पूरा पढ़ लेती थी। और ये जल्दी जो ग्रैस्प करने की मेरे माइंड और मेरी आंखों का जो कनेक्शन है, ये वहीं से आया। तो मैं बच्चों को कहना चाहूँगी, आप पढ़िए, अखबार पढ़िए, कहानी की किताबें पढ़िए, रोचक पुस्तकें पढ़िए, आप लाइब्रेरीज में जाइए, इंस्टेड ऑफ आप अपने मोबाइल के स्क्रीन से तो आपकी आंखें खराब होगी, लेकिन जब एक किताब आपके हाथ में होगी और आप पढ़ेंगे तो वो सीधा आपके दिमाग में हमेशा के लिए चिन्हित हो जाएगा। और ये मैंने कोई भी एग्जाम अपनी लाइफ का, हालांकि देर से शुरुआत हुई, लेकिन मैंने नेट का एग्जाम, जो टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चररशिप, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया था। उसमें टाइम लिमिट होता है। आपके पीएचडी का विषय? मेरी पीएचडी का विषय है विजिटर प्रोफाइलिंग एंड देयर सेटिस्फेक्शन लेवल, अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ राष्ट्रपति भवन म्यूजियम विद नेशनल म्यूजियम। ओ, राष्ट्रपति भवन म्यूजियम की तुलना? जी हाँ, क्योंकि ये दोनों जगह नेशनल म्यूजियम से मैंने पढ़ाई किया हुआ है, नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट में, और राष्ट्रपति भवन में पिछले 10 वर्षों से हूँ। और मैं अपने आप को एक्सपर्ट तो नहीं मानती, क्योंकि ये जगह ऐसी है, जैसे आपने लिखा हुआ है, जीवन एक पाठशाला, तो रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। अभी मैं आपको 3-4 दिन पहले की बात बताती हूँ। हमारे डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट रहते हैं, और वो आए थे अपने कुछ गेस्ट को लेके, और हम कमिटी रूम में गए। राष्ट्रपति जी मोस्टली जो आप फोटोज देखते हैं उनकी मिलते हुए, जो मिनिस्टर्स आते हैं वो कमिटी रूम में मिलते हैं। वहाँ एक फायर प्लेस उन्होंने दिखाया, तो जो पीछे अटेंडेंट था उसमें एक पीछे एक लोगो सा बना हुआ था, तो वो अंग्रेजों के समय का लोगो था। तो उस अटेंडेंट ने मुझे बाद में बताया कि ये हीटिंग के लिए
एक नीचे एक सिस्टम होता था पानी गर्म करके, और वो सारे में नीचे पाइप्स होती थी। जहाँ हमारा गेस्ट विंग है, उसने बोला जहाँ डिग्निटरीज रहते हैं, द्वारका सूट है, नालंदा सूट्स, वहाँ पर आज भी वो आप नीचे जाएंगी ना मैडम, आपको वो पाइप्स मिलेंगे। और जो वाइसराय का बाथरूम हुआ करता था, यानी हमारा गेस्ट विंग का बाथरूम, उसमें जहाँ पर टॉवल हैंग करते थे ना, वो उसमें भी उसकी वो जो स्टीम से वो तौलिया सूख जाता था। यानी अंग्रेजों ने इस तरह से हीटिंग का मैकेनिज्म इवॉल्व किया हुआ था। बाद में इन्होंने न्यूली वो किया तो उसको हटा दिया, तो वो एक नई चीज सीखने को मिली। और लॉर्ड माउंटबेटन जो लास्ट वाइसराय थे, उनके नाती से मैं मिल चुकी हूँ, उनकी पूरी फैमिली से मिल चुकी हूँ। वाइसरायस के समय के कई इंटरेस्टिंग किस्से, राष्ट्रपति जी जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनकी फैमिलीज आती रहती हैं, तो उनके किस्से, जैसे राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम। देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बच्चों को बताना चाहूँगी, पहले राष्ट्रपति भी बहुत सादगीपूर्ण तरीके से रहते थे। पहले राष्ट्रपति एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे जो 12 साल तक राष्ट्रपति भवन में रहे। 2 बार वो भारत के राष्ट्रपति बने, और कोई राष्ट्रपति 2 बार भारत का राष्ट्रपति नहीं बन पाया। 2 साल वो इंटरिम प्रेसिडेंट रहे। वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे पहले, और जब भारत आजाद हुआ उसके बाद राजगोपालाचारी जी गवर्नर जनरल बने। संविधान जब कंप्लीट हुआ तो उन्हें संविधान समिति के अध्यक्ष होने की वजह से ही मनोनीत किया गया भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में। बिना इलेक्शन के वो 2 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे। प्रॉपर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1952 से शुरू हुआ। अच्छा। और 1962 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। जी जी। ये जो सब डिटेल, अभी ये जो फोटोग्राफ हम देख रहे हैं, वो कहाँ से है? देखिए, ये हमारे फोरकोर्ट की है, और ये कई सेरेमनीज भी होती हैं राष्ट्रपति भवन में। जैसे बच्चे तो ज़्यादातर या पेरेंट्स परेड के बारे में ही जानते हैं, लेकिन राष्ट्रपति भवन में हर शनिवार को सुबह और इतवार को शाम को चेंज ऑफ गार्ड होता है। देखिए, हमारी गुरखा रेजिमेंट इस समय तैनात है। हर 2 साल बाद सेरेमोनियल गार्ड बदल जाता है। किसी भी मिलिट्री की रेजिमेंट के लिए राष्ट्रपति भवन में अपॉइंट होना एक बहुत गर्व की बात होती है। पहले इससे जैकली था, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, और अब गुरखा रेजिमेंट है। तो ये जितनी भी सेंट्री पोस्ट हैं, इनके गार्ड्स अपॉइंट रहते हैं, और हर शनिवार को ये गार्ड्स अपनी ड्यूटी दूसरे गार्ड्स को सौंपते हैं। तो एक बहुत ही इलेबोरेट चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी होती है। अच्छा। जिसमें पीबीजी के घोड़े भी पार्टिसिपेट करते हैं। ये बताना चाहूंगी, ये बैंक्वेट हॉल है बच्चों, और यहाँ पर बैंक्वेट्स होते हैं। जो भी हेड ऑफ द स्टेट्स आते हैं, अभी दिसंबर के महीने में यहाँ पर हुआ था स्वीडन के राजा रानी का। देखिए बच्चों, मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी मुझे हाल ही में ये मौका दिया जाएगा, राष्ट्रपति जी ने ये रिक्वेस्ट किया है अपने अधिकारियों से कि जब बैंक्वेट्स होते हैं तो उससे पहले एड्रेस करते हैं, तो उन्हें प्रॉपर स्कॉलर्स चाहिए जो डिग्निटरीज आते हैं उनको एड्रेस करने के लिए। तो मुझे मेरे जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, उन्होंने कहा मैडम आपका नाम आया है, और अब जो बैंक्वेट्स होंगे उससे पहले आपको बोलना पड़ेगा, जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा। सो दिस इज अ ग्रेट ऑनर और आपके लिए। जी। अभी आप तो बहुत अच्छी तरीके से हमारे सामने इतिहास को पूरा का पूरा जिंदा बनाती है। आपको ये सब ध्यान में कैसे रहता है? देखिए, मैंने जैसे बताया बचपन से ही रुचि रही है। बच्चे हैं स्कूल के, तो मैं इनको यही कहना चाहूँगी, जो भी आप बड़े होकर बनते हो, बचपन में सीखा हुआ आपके बहुत काम आता है बच्चों। तो आप लगन से करो जो भी करते हो। देखो, मैं बताना चाहूँगी, जब मैं आई वॉज इन 6th, तब मैं ड्रामास में, डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट में, डिबेट्स में बहुत पार्टिसिपेट करती थी। और सोचिए, मैं हार्डली 11 ईयर्स की रही होंगी, और मुझे जीजाबाई का रोल मिला था। अच्छा। शिवाजी की माँ का एक इंग्लिश प्ले था, और संगीत नाटक एकेडमी से मुझे आते थे जो थिएटर आर्टिस्ट थे, वो ट्रेनिंग देने के लिए आते थे। तो मैं अपने प्लेस खुद बना लेती थी। लाइक स्कूल में आई वॉज वेरी एक्टिव, और वो अभी काम आ रहा है। बिल्कुल। और मैं हेड गर्ल थी स्कूल की, और पूरी असेंबली डेली कांटेक्ट करती थी। ये जो आज मैं मंच पे बोल रही हूँ, ये स्कूल के दिनों से ही कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ है। मुझे बकायदा लेके जाते थे और प्रिपेयर करते थे डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट के लिए, डिबेट्स के लिए, तो बहुत पार्ट लिया हुआ है। अभी मैं आपको जी एक छोटी सी रैपिड फायर देता हूँ। जी। आपको छोटे छोटे सवाल है। इतने सारे लोगों को आपने राष्ट्रपति भवन दिखाया, जी। किनको दिखाना चाहती है?
कि इनको दिखाना है? देखिए, आई थिंक पहली चॉइस तो फिर से मोदी जी। मैं उनको दिखा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी, और एक अमित शाह जी। अच्छा, दोनों को दिखाना चाहते बिल्कुल बिल्कुल, वो सरदार पटेल की भूमिका निभा रहे एक लौह पुरुष हैं अमित शाह जी। हालांकि उनकी वाइफ मेरी फ्रेंड है सोनल शाह, और बहुत ही सिंपल, बहुत ही हम्बल फैमिली है। और जो डिसीजंस उन्होंने लिए, जिस तरह से वो इस समय कर रहे हैं, और इंटरनेशनल पर्सनालिटी में बट ऑब्वियस है। ओबामा देखिए जब आए थे तब मेरा नाम शॉर्टलिस्टेड था, बट वो देखे नहीं थे, समय कम था। आई वॉज पुट ऑन स्टैंड बाय मोड की रोजी ओबामा देख सकते हैं। सो दैट वाज अ ग्रेट ऑनर। आपके मराठी उसमें ही इसके बारे में आया था कि रोजी गुप्ता को सेलेक्ट किया था ओबामा को दिखाने के लिए। मुझे वहीं के ही आपके मराठी के एक समाचार पत्र के संपादक ने मुझे कहा था कि मैडम आपका वहाँ पे नाम आया हुआ ओके, है। राष्ट्रपति भवन के अलावा जी। और किस वास्तु का गाइड बनना आपको पसंद होगा? देखिए, मैं भारतीय वास्तु का, क्योंकि आर्ट हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, और आप हमारे जो राजपूतों के किले, मुगल मॉन्यूमेंट्स, हमारे टेम्पल्स, लाइक वास्तुकला की अद्भुत मिसाल है। आप खुजराहो चले जाइए, हमारे जो वास्तुकार थे उस समय के, उसका तो मुकाबला ही नहीं है। आप एक एक टेम्पल को घंटों विस्तार से बता सकते हैं, उसके कलश से लेकर और उसके गर्भगृह तक, उस जो मूर्तियां हैं, आप उस पर घंटों बिता सकते हैं। उसकी आइकोनोग्राफी, आप एक एक मूर्ति के ऊपर आप उसकी आइकोनोग्राफी को डिस्क्राइब करने में आपको 1 घंटा लग जाएगा, आपको अगर उसकी आइकोनोग्राफी डिस्क्राइब करने के लिए बोला जाए। अभी आपको मैं एक पंक्ति आधी देता हूं, आपको उस जी। पंक्ति को पूरा करना है। जब मैं राष्ट्रपति भवन में होती हूँ, जी। तब मैं अपने घर में होती हूँ। जब मैं बहुत उदास रहती हूँ, तब मैं देखिए, तब मैं गजलें सुनती हूँ। ओके, मेरा काम ये मेरे लिए मेरी पूजा है। वाह। अगर मैं राष्ट्रपति भवन में नहीं होती तो मैं मैं एक टीचर होती, वो या पॉलिटिशियन होती, क्योंकि मेरे को कई टिकट्स वगैरह के भी ऑफर मिले हैं, तो शायद मैं कहीं एमपी या एमएलए तो होती। नहीं, लेकिन टीचर अच्छी है आप। वही अच्छा है। आप टीचर ही अच्छी आहे. मित्र, गेला तासभर आपल्याशी रोजी गुप्ता बोलत होत्या. फार पूर्वी रेडिओवरती एक ऑडिओ शो असायचा, त्याचं नाव होतं पत्थर बोल उठे. आणि पत्थर बोल उठे ऐसा एक शो था जी. और उसमें ये कहा जाता था कि जो दीवारें हैं जी, जो अतीत जी. की वस्तुएं हैं जी. वो सब वस्तुएं जी. किस तरीके से हमसे बात करती हैं. जी 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 जी. तर आपल्या भूतकाळाला जर बोलतं करायचं असेल तर आपल्याला एक माध्यम लागतं. जी. मला असं वाटतं जी. रोजी जी, आप एक माध्यम है जी. भूतकाल को जी. पूरा जीवंत करते हुए जी. वर्तमान के साथ जुड़ने जी. का. जी. मला वाटतं ह्याच्यामध्ये तुमच्या कामाचं महत्व आहे. जी. आमच्यासाठी भूतकाळ हा फक्त वस्तूंचा आणि दगडांचा असतो, पण तुमच्यासारख्या एखाद्या व्यक्तीच्या बरोबर जर आम्ही तो भूतकाळ पाहिला, त्या वस्तू पाहिल्या, तर त्याच्यामध्ये एक नवीन जीवन होतं आणि त्या प्रत्येक वस्तूच्या मागे एक इतिहास होता हे आम्हाला कळतं. आणि ज्या पद्धतीने ज्या धबधब्यासारख्या त्या तुमच्या आणि आमच्याशी बोलत होत्या, त्याच्यावरून आपल्या असं लक्षात आलं, मी त्यांना प्रश्न विचारला, आठवतं कसं तुम्हाला? पण जर तुमचा पॅशन असेल तर तुम्हाला आठवतं. त्यामुळे आपल्याला पहिल्या सत्रामध्ये निकितने सांगितलं की पॅशन हवं, पॅशन असली की आपोआप मेमरी येते. अगर पैशन है तो मेमोरी है, अगर पैशन नहीं है तो फिर मेमोरी की सिर्फ याचना करनी पड़ती है. सर, कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप होता है. लाइक आप इतने, मतलब भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बड़े बड़े गवर्नर्स, डिग्निटरीज, एम्बेसडर्स, और आप उनके साथ रहते हैं, आप उनको बताते हैं, तो अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है. आणि दुसरी गोष्ट की हे सगळं यांची करिअर वेगळ्या वाटेने जाणारी त्यांनी लग्नानंतर आई झाल्यावरती सुरू केली, हे सुद्धा एक फार महत्वाची गोष्ट. सर, फिटनेस भी मस्ट है. मैं एक एस्पेक्ट और बच्चों के साथ शेयर करना चाहूंगी. कि आप अपनी फिटनेस पे भी ध्यान दीजिए. कोई ना कोई खेल आप खेलिए, क्योंकि बच्चे, मैं देखती हूँ उनका बचपन खोता चला जा रहा है. वो एक मोबाइल के स्क्रीन में ही कैद होकर रह गया. वही उनके लिए सब कुछ है, वही गेम्स. इंस्टेड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी वो मोबाइल में गेम खेलते हैं. तो बच्चों, खेल कूद बहुत जरूरी है.
बिल्कुल। और मैं आज जो फिट हूँ, राष्ट्रपति भवन में आपको काम करना है तो आपको फिट रहना पड़ेगा, आपको 4-4, 5-5 घंटे चलना पड़ेगा। राष्ट्रपति भवन डिग्निटीज के साथ आप बैठ भी नहीं सकते, तो आपको फिट रहना पड़ता है। तो मैं बचपन से ही जो बच्चों के खेल होते हैं, यू मस्ट बी हैविंग अ लॉट ऑफ वॉक, हाँ 4-5 सर, बिल्कुल किलोमीटर। 8-10 किलोमीटर तो रोज चलना हो ही जाता है। वाह, तो इस फिटनेस के लिए भी हाँ, सर बिल्कुल, मैं वही बच्चों के साथ शेयर करना चाहूंगी। बचपन में हमने बच्चों वाले खेल जो सभी बच्चे खेलते हैं, गुड्डे गुड़िया से लेके पकड़म पकड़ाई और टिप्पी टिप्पी टैप, स्टापू और रस्सी कूदना, ये हमने बहुत किया है। वेरी गुड। और योगा किया, और सर फिर टेबल टेनिस, मैं अपने जोनल को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ स्कूल और कॉलेज में, और मैं टेबल टेनिस की खिलाड़ी रही हूँ। आज भी मुझे टेबल टेनिस का टेबल दिख जाए तो बस मुझे लगता है कि मैं खेलूं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, नहीं, आप शरीर से भी फिट है, मन से भी फिट है। आपकी तंदुरुस्ती ऐसी रहे, और आप अतीत और वर्तमान के बीच में जो एक धागा हम सबके लिए बन रही है, वैसी बनी रहे, इस शुभकामना के साथ बहुत सारी तालियां इनके लिए। यांचं आपण स्वागत आणि शुभेच्छा देण्यासाठी आपल्या इथे पुणे वेदचे पळशीकर सर आलेले आहेत आणि नाशिक वेदच्या आत्रे मॅडम पण आलेले आहेत. त्यांना त्या आपण दोघांना आपण बोलूया. व्यासपीठावरती आमंत्रित करूया. आपल्या पुणे वेदचे संयोजक पळशीकर सर आणि आपल्या नाशिक वेदच्या प्रमुख संयोजिका वंदनाताई अत्रे दोघेही आपल्या व्यासपीठावरती येत आहेत. त्या दोघांचंही टाळ्यांनी आपण स्वागत करूया. आपण रोजी मॅडमचं त्यांच्या हस्ते भेटवस्तू देऊया आपण. थैंक यू सो मच रोजी जी, बहुत बहुत नमस्ते. त्यांनी पण आपल्यासाठी एक भेटवस्तू आणलेली आहे. अच्छा, ती सुद्धा त्यांच्या हस्ते तुम्ही स्वीकार करावा अशी. उन्होंने कल्याण वेद के लिए गिफ्ट लाई है. देखिए, मैं एक छोटा सा गिफ्ट, हम दिल्ली वाले कहीं खाली हाथ नहीं जाते, और ये मैं आपकी संस्था के लिए आभार प्रकट करने के लिए एक छोटी सी भेंट है, और मैं ये दिखाना भी चाहूंगी. इसको खोलिए. ये माँ सरस्वती हैं, और मेरी कामना है कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद सभी बच्चों पर रहे. आप में से ही कोई बच्चा IAS ऑफिसर बनकर, लीडर बनकर और प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनकर राष्ट्रपति भवन में आए. तो मेरी यही शुभेच्छा है. थैंक यू.